हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने बैलेंस डाइट का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म कर लिया इस चैप्टर से। और इस चैप्टर के अंदर तीन बातें थी कि हमें कौन कौन से ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, 7 कंपोनेंट्स कंज्यूम करने चाहिए अपने फूड में। उसी से हमने एक कंसेप्ट डिराइव करा था कि बैलेंस डाइट क्या है। अब हम ये देखते हैं कि वो जो 5 न्यूट्रिएंट्स थे, या ओवरऑल अगर आप कह लो 7 कंपोनेंट्स, अगर जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, अगर कुछ कुछ चीज़ें अगर हमारे डाइट में, हमारे मील में मिस होने लगे, काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहे, तो क्या हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए क्या डेफिशिएंट हो जाएगी। डेफिशिएंट का मतलब होता है क्या कमी हो जाएगी उसके अंदर। और अगर कमी हो जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको सीखते हैं। रिजल्ट आप जानते हो, शरीर के ऊपर कोई भी अगर नेगेटिव चीज अगर आती है तो वो डिसीजेस की फॉर्म में ही आती है। नॉर्मल भाषा में बोले तो कोई ना कोई शरीर में किसी ना किसी चीज की कमी हो तो वो कोई ना कोई अपने साथ बीमारी लेकर आती है। यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर, बचपन की बातें। तो एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं हमारी बॉडी के लिए, हमने वो पढ़ा। राइटर हमसे कह रहा है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो लेस क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हो, या फिर ऑल टुगेदर अगर अगर वो मिसिंग हो आपकी बॉडी से, तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई एक चीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकती थी वो मिस हो जाएगी। और बात एक दो दिन की नहीं होती है। अगर काफ़ी महीनों और सालों तक अगर आप एक ऐसी डाइट कंज्यूम कर रहे हो जिसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिसिंग है, या इनमें से कुछ मिसिंग है, ठीक है, लंबे समय तक, देखो लिखा भी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसकी वजह से कोई डिसीज या डिसऑर्डर हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जनरल बात क्लियर करना चाहता हूँ जिसको काफ़ी लोग, इवन जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है, वो भी नहीं जानते हैं। देखो, शरीर के ऊपर जब भी कोई नेगेटिव रिपरकशन निकलता है ना, तो दोस्तों उसको हम लोग ना डिसीज कहते हैं। कभी कभार कुछ कुछ किताबें या इवन बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स या रिसर्च वर्क भी ना इसको एक वर्ड मेंशन करके लिख देते हैं, लाइक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर एक्चुअली बॉडीली वर्ड तो होता ही नहीं है, लेकिन इसको यूज कर दिया जाता है। अब वो बस प्रक्रिया चल रही है तो वो बस चलते चले जा रही है। डिसऑर्डर एक्चुअली वर्ड जो होता है ना वो माइंड के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए हम लोग डिसऑर्डर में हमेशा बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, लाइक डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इट्स स्किज़ोफ्रेनिया। बेसिकली जो शरीर के ऊपर जब कोई परिणाम निकल के आता है ना तो वो डिसीज ही होता है, और मानसिक रूप से जब कोई परिणाम निकल कर आता है तो उसको डिसऑर्डर कहते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस जो कि मुझे लगा कि क्लैरिफाई करना आपको ज़रूरी है। साइंस की किताबें और इवन जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है वो गलती कर देते हैं काफ़ी बार इसको लिखने में, ठीक है। अब अब ये जो डिसीजेज होते हैं ये बेसिकली इस चीज़ से अराइज होते हैं कि हमारी शरीर के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। हमारी शरीर में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारा शरीर उनसे डेफिशिएंट हो जाता है। डेफिशिएंट मतलब किसी ना किसी चीज़ की कमी, ठीक है, हमारे फूड के अंदर, हमारे डाइट के अंदर। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो बीमारी उत्पन्न हुई है हमारे शरीर के अंदर वो बेसिकली किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से हुई है। तो इसको अंग्रेजी अनुवाद जो इसका होता है वो होता है डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। अब सबसे पहले आज हम ना डिसीज और डेफिशिएंसी डिसीज को एक बार डिफाइन करते हैं, क्योंकि कभी सोचा नहीं हमने इसके बारे में बैठकर कि यार क्या होती है बीमारी। देखो, और डेफिशिएंसी डिसीज बेसिकली कोई भी ऐसा डिसीज जो कि आपके शरीर में पैदा हो गया हो, या किसी के भी शरीर में पैदा हो गया हो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप अपने मील में या तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो बहुत लंबे समय से, बहुत महीने या बहुत सालों तक, फैट्स नहीं लेते हो, प्रोटीन नहीं लेते हो, विटामिन नहीं लेते हो, मिनरल नहीं लेते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये सब चीजें एक साथ नहीं ले रहे हो, वैसे भी आप हड्डियों का ढांचा रहोगे, स्केलेटन रहोगे, या फिर ना चाहते हुए भी आप इतने ज्यादा फूले हुए रहोगे कि लोगों को लगेगा आप दिन भर खाते पीते रहते हो, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग शरीर के ऊपर अलग अलग परिणाम निकल कर आते हैं। तो अगर आपके डाइट में ये सारी चीजें मिसिंग है, या इनमें से कुछ एक पार्ट्स, कुछ एक पेयर, लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट मिसिंग है, विटामिन मिनरल मिसिंग है, प्रोटीन फैट्स मिसिंग है, कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स मिसिंग है, या सारे के सारे मिसिंग है। जब आप ऐसा अपने डाइट के साथ खिलवाड़ करते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। इससे कोई ना कोई समस्या जो होती है आपके शरीर के ऊपर निकलती है, पक्का।
डेफिशिएंसी डिसीज जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बार बार अभी जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी एम्फसाइज करा, ये 1 दिन या 2 दिन की चीज़ नहीं होती। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब भी ना ये बॉडी बिल्डिंग का जब कंपटीशन होता है ना, अब देखो शाइनी, पानी देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। पानी तो हमें रोज़ पीना चाहिए, हमारे उससे किडनी ठीक रहती है, स्टमक ठीक रहता है ना। सारी चीज़ें बढ़िया रहती है हमारे शरीर में ना, चेहरा खिला खिला रहता है, बाल अच्छे रहते हैं। पानी की जितनी तारीफ करी जाए, जितनी प्रशंसा करी जाए, उतनी कम है। राइट, सब लोग एग्री करते हो इससे, है ना। और हमारे खाने के अंदर इवन जब कोई लोग फास्ट करते हैं तो कहते हैं कि नमक कंज्यूम कर लेना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है कि व्रत के टाइम पर, फास्ट के टाइम पर सेंधा नमक लोग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि नमक हमें ताकत देता है। बिना नमक के ना कई लोग ना फिर व्रत में ना फेंट वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 1-2 दिन का काम नहीं, मतलब जो आपको राइटर यहाँ पर ये कह रहा है वापस आओ इसके ऊपर, कि 1-2 दिन का काम नहीं होता डेफिशिएंसी डिसीज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ना बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जब ना लाइक किसी को भी मान लो, वैसे तो बॉडी बिल्डिंग का जब कंपटीशन होता है ना, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपको 1 दिन पहले, या आपके कोच की सजेशन बेसिकली आपके लिए ये रहती है कि 2 दिन पहले ना आप बिल्कुल बिल्कुल भी नमक एक तिनका भी, एक दाना भी मत कंज्यूम करो, और पानी मत पियो आप। क्योंकि इस इस लौंडे के ना इतने एब्स नेचुरल फॉर्म में नहीं है। मतलब अगर ये नॉर्मल खड़ा होगा तो इतनी नसें और इतने एब्स, इतने कट्स, ये जो हैं ये इतने नहीं दिखेंगे। पानी 2 दिन से कंज्यूम नहीं कर रखा और नमक कंज्यूम नहीं कर रखा ना, तो ये ना सिकुड़ सिकुड़ कर दिखने लग जाते हैं। तो ये एक एक कट जो है ना, जैसे आप ये देख रहे हो कि काइंड ऑफ जैसे एब्स जो है ये बिस्किट की तरह पड़ा हुआ है जैसे इसके पेट में, ये नेचुरल नहीं है। इसने पानी नहीं पिया है और नमक कंज्यूम नहीं करा है, ये इस वजह से होता है। अब इसको क्या डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगा? नहीं। लेकिन शाइनी अगर 1 महीने तक अगर ऐसा करता रहे तो क्या दुनिया में रहेगा जिंदा? पानी छोड़ दे और नमक ही छोड़ दे 1 महीने के लिए, नमक तो चलो छोड़ो, नहीं ना, ये चीज़ है। तो वही वाली बात है, वापस आओ कि डेफिशिएंसी जो डिसीज होता है तो वो 1-2 दिन की बात नहीं होती। ये कंपटीशन वगैरह के लिए ये लोग जो है वो छोड़ देते हैं, ताकि ना बॉडी जो है इतनी कट्स वाली और ये फूली फूली ऐसे करके ये सब चीज़ें दिखें। ओके, रेगुलर तौर पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी को फोटोशूट करवाना है, कुछ भी करवाना है, अब वो नेचुरल फॉर्म में इतना नहीं होता। अब जैसे जिम करके या एक्सरसाइज करके बॉडी ना पंप अप हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। अब ये अगर नेचुरल फॉर्म में खड़ा रहेगा, सुबह टी शर्ट उतार के 6 बजे अगर ये खड़ा रहेगा, तो इतने कट्स और इतने ऐसे नहीं दिखते किसी की शरीर में। वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता, पहली बात तो इतने कट्स होते ही नहीं है। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल फोटोशूट करवाने के लिए हो सकता है कि पर्सन ने कुछ घंटों से, कुछ 1 दिन से या 48 घंटों से नमक छोड़ रखा हो या पानी छोड़ रखा हो, तो ये कट्स प्रॉपर तरीके से ऐसे आ जाते हैं। ये ऐसे, ठीक है, वापस आओ, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज इससे नहीं हो सकता। इट अकर्स व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन आवर फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर मान लो कि ये कुछ ज़्यादा ही जिम हॉलिक बन गया, ये बिल्कुल बावला हो गया है कि यार मैं जिम जाता हूँ, मुझे लड़कियाँ देखती हैं, मेरे कट्स चेक करती हैं। अब ये ना हर 3-4 दिन में पानी और नमक छोड़ने लगा है। हर 3-4 दिन में पानी नमक छोड़ देता है, फिर 5-6 दिन के अंदर कुछ खाता है, फिर नमक पानी छोड़ देता है। ऐसे करते करते ना ये जो बॉडी का अपना साइकिल अगर ये बिगाड़ लेगा ना, ना ये शरीर रहेगा, ना इसकी इस शरीर में आत्मा वास करेगी। ये जीसस क्राइस्ट को प्यारा हो जाएगा ये बहुत जल्दी अगर ऐसा करा, क्योंकि बॉडी की क्लॉक इसने बिगाड़ दी, स्पेशली फूड की और डाइट की, जस्ट बिकॉज के इसको बार बार लगता है कि पानी और नमक छोड़ने से ऐसे कट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जब लंबे समय तक कोई अगर ऐसा करते रहे, से फॉर मंथ्स टुगेदर, लगातार बीच में उसमें कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रखा, महीनों महीनों तक वो चीज़ छोड़ रखी है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, तो उसकी वजह से एक प्रक्रिया उत्पन्न होगी जिसको हम लोग कहेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब ये पर्सन जो है, लग रहा है कि जिम जाता है, इतना फिट है, ये सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब पानी छोड़ देगा और कुछ ना कुछ सॉलिड फूड खाता चला जा रहा है, तो हो सकता है इसको पथरी हो जाए, जिसको स्टोन्स कहते हैं। और फिर उसके टाइम पे एडमिट रहना पड़ेगा, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ेंगी, तो जिम का रूटीन टूटेगा, और फिर कुछ ना कुछ ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, और हेल्थ को भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो वापस से हो सकता है कि पेट फूल जाए और ये सारे के सारे एब्स जो हैं वो मिट जाए।
ये चीज़ समझ में आई? पहले बताओ, डेफिशिएंसी डिसीजेस का डिटेल में कंसेप्ट समझ में आ गया? अब तुम तो खुश हो गई होगी ठकुराइन, है ना, कि आज ये सब देखने को मिल रहा है क्लास में। प्रोटीन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो ना तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। एंड अगेन जब मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ नहीं लेते हो तो या मैं एक दो दिन या एक हफ्ते की बात बोल रहा हूँ कि बहुत लंबे समय की बात बोल रहा हूँ, मैं जल्दी बताओ। काफ़ी कितना लंबा समय? मंथ्स, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को ना एक डिसीज हो सकता है, इसको बोलते हैं क्वा श्योरकर। क्या बोलते हैं इसको? क्वा श्योरकर डिसीज। आप लोगों ने सुना है पहले इस डिसीज के बारे में कभी? ईशा सुना है आपने? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अब ये ऐसी अगर टर्म आ गई कि देखो नॉर्मल सी टर्म है, सिक्स क्लास में दे रखा है, शायद नहीं है ना, कोई बड़ी बात है कि कोई एग्जाम पूछ ले हमसे कि कॉशियो डिसीज इनमें से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब वो तो ये सोचेगा ना कि बच्चों को पता होना चाहिए, इतना इतनी बेसिक साइंस तो पढ़ी होनी चाहिए। लेकिन शाइनी वही वाली बात होती है ना कि जब हमने कभी किसी चीज़ को देखा नहीं होता है तो हम कैसे आंसर दे देंगे फिर उसका। बात स्टैंडर्ड की नहीं होती ना कि सिक्स स्टैंडर्ड सेवन्थ स्टैंडर्ड, यार बात पढ़ने की होती है। अब जैसे मतलब मान लो ईशा, मैं पूरा का पूरा मैथ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने हिस्ट्री कभी देखी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि थर्ड क्लास से पूछे वो फिफ्थ क्लास से पूछे, मेरी नॉलेज तो जीरो ही रहेगी ना उसको लेकर, मैं कुछ आंसर ही नहीं कर पाऊंगा फिर अगर मैंने कभी पढ़ा नहीं है तो इसको ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों को, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाशियोरकर डिसीज। ये किन बच्चों में होता है? 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये होता है, ठीक है। Kwashior develops when a mother stops feeding her child with breast milk ड्यू टू द बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून। इसलिए कहते हैं कि दो बच्चों के बीच में ना एक गैप जरूर रखना चाहिए, जल्दी जल्दी बच्चे कंसीव नहीं करने चाहिए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारी बॉडी की एक प्रक्रिया, फीमेल बॉडी की एक प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि एक फीमेल बॉडी जब कंसीव करती है ना चाइल्ड को, तो 9 महीने तक उसका डिलीवरी वगैरह हो गई, तो उसको ना स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है 90% टाइम्स ना प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ से लेकर 9th मंथ तक कोई भी लेडी जो है ना, 90% टाइम्स ऐसा होता है वो सेक्स में एंगेज नहीं होती है, ठीक है, ताकि कोई डिसबैलेंस ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। और एक और इसका रीज़न होता है, जो सेक्स की जो फीलिंग होती है ना, वो लेडीज में इन दौरान ना मर चुकी होती है। कुदरत ने ऐसा एक नियम सेट कर रखा था, लेकिन ये 90% है, 100% किसी को नहीं कह सकते। हो सकता है कल बच्चे की डिलीवरी हो वो रात को सेक्स कर रही हो, ये कुछ नहीं हो सकता। 100% तो हम किसी इंसान की कोई गारंटी नहीं ले सकते। इंसान क्योंकि अपने अपने एक नीच प्रवृत्ति का बनाया हुआ एक चीज़ है, ठीक है। 90% लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। अब क्या होता है, उसने 8-9 महीने तक सेक्स नहीं कर रखा होता है, ठीक है। अब एकदम से ठीक है डिस्चार्ज हुई लेडी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई चाहे सर्जरी से हुई, वापस आई और कुछ टाइम बच्चे को हुआ, और हस्बैंड और वाइफ अगेन एक सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं, बहुत हाई चांसेस, बिकॉज वेजाइना इज वेटिंग फॉर द लास्ट 8 to 9 months, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी स्पर्म के साथ ओवम जो होगा वो फ्यूज करके ना एक कंसीव फिर से कर देगा बहुत जल्दी। तो ना गैप रखा जाता है। डॉक्टर्स भी जब एक प्रॉपर ये सजेशन देते हैं ना कि पोस्ट डिलीवरी कैसे अपने आप को रहना, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन वाइज अपने आप को सतर्क रखना। प्रॉपर ऐसा नहीं कि भावनाओं में दोबारा बह गए कि 9 महीने से हाय मेरे को मिला ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं हमारे बीच में। तो वो कहते हैं कि सनी लियोनी इतनी मेहनत कर रही है तो कॉन्डम्स प्लीज यूज़ कर लेना, भर भर के रज रज के फ्लेवर्स है मार्केट के अंदर, जो है बस यूज़ कर लेना, बस एक अम्ब्रेला जरूर लगा लेना, ठीक है। तो होता क्या है, बेबीज के बीच में ना गैप रख रहे होना चाहिए। चलो ठीक है, अब किसी ने नहीं सुनी बात कि नहीं यार कॉन्डम वॉन्डम से फील नहीं होती है, हम ऐसे ही सेक्स करेंगे, कंसीव कर लिया। अब उससे दिक्कत कभी कभार ये हो जाती है कि बहुत जल्दी तुम्हारा बच्चा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, दूसरा बच्चा बस 1-2 हफ्ते बाद माँ को दोबारा से उल्टी हो गई और फिर से डॉक्टर बोलता है कि कंसीव कर लिया इसने। अब ठीक है, अब बच्चा तो अच्छी बात तो नहीं होती है कि अबॉर्शन वगैरह करवाना या कुछ भी करवाना, कि हम किसी को, हम इंसान का कोई राइट ही नहीं है भाई तुम्हारे मजे, तुम्हारे रात रात भर जागने की मजे की सजा कोई बच्चा क्यों काटे, ठीक है।
तुम्हारा तुम्हारा तो मज़ा था ना, लेकिन अब कोई और सज़ा क्यों भुगते? उसकी अबॉर्शन इज किलिंग बेसिकली, ठीक है? तो जो गैप अगर बहुत कम है ना पहले बच्चों दूसरे बच्चे के बीच में, कि इमीडिएटली हो गया वो कंसीव, तो दूसरा जो नई जान है, मेल हो वो फीमेल हो, जो दूसरा बच्चा जो पैदा हुआ है, तो माँ का अटेंशन फिर पहले से लेकर दूसरे तक चला जाता है, ठीक है? और फिर उस टाइम पर जो ब्रेस्ट फीडिंग साइकिल होती है ना पहले बच्चे की टूट जाती है। और इसमें देखो लिखा नहीं हुआ है, इसमें देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, भगवान ना करे किसी की माँ जन्म देते ही किसी को टपक गई हो, ठीक है? या फिर कुछ कुछ बहुत कम केसेस में, मैं बोल रहा हूँ आपसे पॉइंट समथिंग कुछ केसेस में ऐसा कभी कभार होता है कि कुछ दिक्कत हो गई हो माँ को और ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा हो, या फिर कुछ ना आजकल एक नई प्रक्रिया और आई है, अच्छे से जो माएँ बच्चों को फीड नहीं करवाती ना, तो उनको ना बहुत ज़्यादा वो इच्छुक रहती हैं कि हम ना आया के पास इसको छोड़ जाते हैं, वो बेबी पाउडर वाला दूध पिला देंगी या कुछ भी ऐसा कर देंगी, तो उनको ना अपनी फिगर वगैरह को लेकर बहुत कंसर्न होता है। मतलब जो बिगड़ैल जो लड़कियां होती हैं ना, जिन्होंने बस कैसे भी करके मतलब वो डिलीवरी से और इन सब झंझटों से बस वो निपटना चाहती है, उनको बस नाम नाम का बच्चा हो गया, उनके लिए बेसिकली सेक्स इंटरेस्ट होता है, बस वो तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकल आया, तो उनको फटाफट से अपना कंपनी ज्वाइन वापस करना, जिम जाना, अपनी फिगर वापस वो पोस्चर वापस करना, 36 चौथे 36 का फिगर बनाना। तो ये जो जिनके अंदर वो भूख होती है ना, तो वो भी अपने बच्चों को फिर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं करवाते ज़्यादा कि यार पोस्चर बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 36 चौपे 36 का फिगर बिगड़ जाएगा। तो उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें होती है। मैंने आपको ओवरऑल एक पिक्चर दी थी है, सोसाइटल एंगल, मतलब ये क्या बोलोगे आप इसको, एक साइकोलॉजिकल एंगल से भी और एक बायोलॉजिकल एंगल से भी, ठीक है? एंड आफ्टर वीनिंग और रिमूविंग फ्रॉम द प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि माँ के दूध में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, एक एक ये भी बात याद रखना कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ओके? तो चाइल्ड फ्रॉम अ पुअर फैमिली इज गिवन अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ मेनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि लो प्रोटीन कंटेंट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट तो ऑब्वियसली बात है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कुछ लिंक है क्या, बताओ अर्पित, कुछ लिंक है? वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है ना? तो क्या होता है फिर इस बच्चे को कुल मिलाकर क्या नहीं मिला? अगर हम सारी बातें करें, ये 1 से 5 साल का बच्चा जनरली किस ज्यादा फूड आइटम पे किस पे रिलाई करेगा जब ये दुनिया में आया? तो सबसे पहले इसका फूड आइटम क्या है? दूध, है ना, प्रोटीन। तो वो ही नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से 1 से 5 साल में क्या था कि शरीर जो होता है ना, प्रोटीन क्या कर रहा था? प्रोटीन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन क्या करता था? वापस लेकर जाता हूँ मैं ज़रा। मसल बिल्डिंग, है ना, बोन बिल्डिंग, इन सब में हेल्प करता है ना, टिश्यू रिपेयर वगैरह में हेल्प करता है। मैंने जिम वगैरह का एग्जाम्पल भी दिया था, है कि नहीं? ये दूसरी पीडीएफ है, इसमें है नहीं वो वाला कंटेंट। तो क्योश्योर या कॉश्योर, कॉश्योर कर कह लो उसको, इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, ये जो प्रोटीन की वजह से होता है, ओके? अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशयोरकर डिसीज, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम यहाँ पर ना एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। ये ऐसा बच्चा होता है, मैंने बताया ना आपको कि कभी कभार आपका ना जैसे दिखेगा कि हड्डियां या तो दिख रही हैं, या कभी कभार ना आपका टमी सा भी फूला हुआ जैसे दिखता है, तो लोगों को लगेगा पता नहीं बच्चा कितना खाना खा रहा है, वो खा रहा है, वो उसके बॉडी में न्यूट्रिशन लग ही नहीं रहा। ज़्यादातर 95% केसेस में वो सूखी हड्डी ऐसा होता है। और कभी कभार ऐसा होगा कि पूरी सूखी हड्डी है, टमी बाहर निकला हुआ है, टमी बाहर निकला हुआ है ये। अब इसको, यस, और ज़्यादा वो है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गए हैं, रोटी खिलाती है बच्चे बचपन से ही, चल पाता नहीं है वो बच्चा, घुटनों के बल रेंगता है, और उसको जैसे लाल लाड़ में पूड़ियाँ खिला दी, रोटी खिला दी, है ना, पराठे खिला दिए, हल्के हल्के मतलब छोटे छोटे टुकड़े खिलाए, लेकिन खिलाना शुरू करवा दिए डेली, बस। और ये तब होता है, खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा खिलाओ कोई बात नहीं भाई, पंजाबी फैमिली की औलाद है तो ठीक है, सबको डाइजेस्ट कर जाएगा, क्योंकि वो जीन्स होता है ना इनका, अर्पित, है ना, कि दादाजी लस्सी पीते थे, पापा भी लस्सी पीते थे, तो ये भी इतना तो डाइजेस्ट कर ही लेगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, ठीक है? हाँ, एक एक जनरल बात और बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको। देखो, आप में से जितनी लेडीज़ हो, लड़कियाँ हो, जितनी सुन रही हो,
एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप चाहते हो कि पैदा हुए आपके बच्चे को डिसीजेस वगैरह फ्यूचर में चलकर ना घेरे, रोज रोज आपको ना वो सर्दी जुकाम से जूझ रहा है, कभी बीमार हो जा रहा है, उसकी इम्यूनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ना पूरी ज़िंदगी अगर इन सब झंझटों से बचना चाहते हो ना, तो जैसे ही पैदा होगा ना आपका बच्चा, आप सबसे पहले उसको ब्रेस्ट फीड करवा दो। उस टाइम पर एक धारणा ये बनी हुई है, जो कि कहीं ना एंशंट साइंस से है ये चीज़ लिंक्ड, कहीं ना आजकल के अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी ना मना करते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा सा उस टाइम पर क्या होता है कि जो लेडीज़ का जो मिल्क होता है ब्रेस्ट से, वो ना येलो कलर का आ रहा होता है। तो कई घर वाले और ये सब मना करते हैं कि अच्छा दूध नहीं है, गंदा है, शरीर को पहले साफ होने दो उसके बाद पिलाना। आप ये येलो मिल्क पक्का उसको पिलाओ। गाढ़ा होता है, गंदा सा दिख रहा होता है, लेकिन आपका बच्चा पी लेगा। ये ना एक प्रकार से आप ये मान लो कि अमृत है ये ब्रह्मास्त्र है आपके बच्चे के लिए। तो आपकी ब्रेस्ट जब सफ़ेद मिल्क निकाले ना, उससे पहले आप ये ब्रह्मास्त्र अपने बच्चे को दे दो ना, तो आपकी ज़िंदगी भर इम्यूनिटी की दिक्कत और माइंड शार्प ना होना या फिर हॉस्पिटल के बार बार चक्कर काटना, इससे ये सब चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी कंप्लीटली। ये वाली बात एक जनरल ज्ञान के तौर पर मैंने आप लोगों को दी है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन और द मेन सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर डिसीज इन चिल्ड्रन आर द फॉलोइंग। जो बाल होते हैं बच्चे के, इट चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड। ठीक है, यहाँ पर कोई दिखेगा कि नहीं। लाल, जैसे आपने देखा है कि कई बार होता है, कुछ कुछ लोग, हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं शैम्पू नहीं करा कि क्या नहीं करा, ब्राउन ब्राउन से रेडिश रेडिश से हेयर, जैसे मेहंदी लगा रखी उन्होंने, वैसे हो जाते हैं। आप ये देखिए, इस प्रकार के बाल को रेड हेयर कहते हैं। ये जनरली, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि किसी की फैमिली में किसी चीज़ की कमी रहे, या जैसा कि हमने सर्च बार में लिखा है कि पुअर पीपल चिल्ड्रन, नहीं होना चाहिए ऐसा, ये टर्म ही नहीं होना चाहिए दुनिया में, भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा। लेकिन फिर भी ये देखो, ये बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे बड़े टाइम से नहा ही नहीं है, पता नहीं इसके कलर एकदम से क्यों चेंज हो रहे हैं, इसके ब्राउनिश बाल एकदम से क्यों है, बिना डाई करे बिना कलर लगाए। तो वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर हो सकता है इसको क्योशियोर कर डिसीज हो। ठीक है, उसके बाद स्किन ऑफ द चिल्ड्रन क्रैक्स एंड बिकम्स स्केरी और रफ, फटी फटी सी लगती है, जस्ट लाइक जैसे किसी के ना हर एक जगह पर रफ रफ से स्ट्रेच मार्क से पड़े हो, जैसे खिंची खिंची सी स्किन होती है चेहरे पे ना, वो आपको एक क्या बोलते हैं उसको, चमक नहीं मिलेगी, रौनक नहीं मिलेगी चेहरे पे। आपको फटी फटी सी खाल, फटी फटी सी स्किन मिलेगी, रौनक नहीं मिलेगी कि कुछ शाइनी जैसा चेहरा हो। मतलब हमारी वाली शाइनी नहीं, फाउंडेशन कोर्स की शाइनी नहीं, लेकिन वैसा शाइनी का तो चेहरा देखा ही नहीं किसी ने, नहीं शाइनी दोस्तों, ऐसी दिखती है शाइनी। स्टमक ऑफ चाइल्ड बिकम सोलन एंड बल्जेस आउट। अभी हमने जैसा कि देखा कि ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चा कितना खा रहा हो। एक सेकेंड, इसको यहाँ पर देखो, यही मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो। अब क्या ज़्यादा खाना खाया क्या इस बच्चे ने, इन बच्चों ने ज़्यादा खाना खाया क्या, ज़्यादा खाना खाया क्या इन बच्चों ने, बताओ। नहीं ना, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, अब एकदम से पेट इसका बाहर से निकला हुआ, बल्जेस आउट, जैसे ब्लोटिंग हो रही है उसको, ऐसा लगता है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फीट ऑल्सो टेक्स प्लेस, पैर वगैरह भी, घुटने वगैरह भी फूल जाते हैं। ठीक है, बच्चा हो सकता है कि हाइट में इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो ना कर पाए जितना बाकी उम्र के बच्चे कर रहे हैं, स्लो ग्रोथ हो सकती है। अब अगर इन्फेक्शन हो जाए ना, तो वो कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जख्म हो जाए, कोई चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद अक्सर क्या होता है, जैसे पपड़ी सी जम जाती है आम भाषा के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो वो जख्म ना इसके बच्चे के एज कम्पेयर टू कोई और बच्चा होगा जो जिसकी डाइट वगैरह सब अच्छी होगी, बचपन में माँ का दूध वगैरह मिला होगा, प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगी, कुल मिलाकर क्यों श्योर का डिसीज नहीं होगा अगर उसे,
तो इसका जख्म ना ज़्यादा देर में भरेगा एज कम्पेयर टू डैड बच्चा हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी रिसर्च डिसीज, या अच्छा खासा प्रोटीन अगर उसके शरीर के अंदर, बच्चा वीक रहता है और लिखा भी हुआ है हमें चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, बेबीज जो होता है उसकी वजह से एक डिसीज होता है मेरास्मस। मेरास्मस हम किसे कहेंगे, मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वाशियोरकर और मेरास्मस में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ओनली, और मेरास्मस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मेरास्मस डिसीज अकर्स इन इन्फेंट और बेबीज जो कि 1 साल की एज के होते हैं। अब देखो प्रोटीन की डेफिशिएंसी कब हो जाएगी, जब माँ का दूध ना पिलाओ, क्योंकि 1 साल के हैं कुछ, आप इनको अर्पित वे प्रोटीन खिलाओगे क्या जिम का, नहीं ना, पनीर वगैरह तो खिलाओगे नहीं, तो और दूध नॉर्मल भी नहीं पी पाएंगे। जनरली अगर इतना छोटा बच्चा है ज़्यादातर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट रहेगा, राइट। ठीक है, इनिशियल बहुत इनिशियल मंथ्स और इनिशियल वीक्स के अंदर तो पक्का तो ब्रेस्ट फीडिंग तो करेगा ही करेगा। लेकिन नहीं मिली मान लो किसी भी रीज़न की वजह से, जैसा कि हमने ऊपर वाले टॉपिक के अंदर क्वाशियोकर के अंदर हमने जैसे डेवलप करे वो डिस्कस करे रीजंस, वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की भी कमी, मेरास्मस डेवलप्स व्हेन इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, दे आर एब्रप्टली वीन्ड अवे फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। मतलब कुल मिलाकर जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो नौटंकी वाली ड्रामेबाज वाली अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी वाली जो माएँ होती हैं, जिनको अगर अपने फिगर की चिंता होती है कि पता नहीं कैसे करके औलाद हो गई क्या हो गई, ठीक है, या फिर भगवान न करे किसी की माँ जन्म देते हुई नहीं रही हो और उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाई हो, या फिर किसी की एबनॉर्मेलिटी हो गई हो और उसका ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं निकलता हो बच्चे के पैदा होने के बावजूद भी, ये सारी चीज़ें मतलब पॉसिबल हैं, कुछ भी रीज़न है। एंड दे आर सब्सिक्वेंटली गिवन अ लेस न्यूट्रिटिव फूड, जो कि ऐसा खाना मिलता है उनको या कोई लिक्विड फूड हो कैसा भी हो जिसके अंदर ना ही प्रोटीन है और ना ही कार्बोहाइड्रेट है। अब ऐसा जो फूड होता है वो बेसिकली उसका पेट तो भर रहा है बच्चे का, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा के अंदर इतना है ही नहीं किस चीज़ में कि उसकी नॉर्मल ग्रोथ कर सके और नॉर्मल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, और ये भी कुछ सूखी हड्डी जैसा दिखता है जिसका हल्का सा देखो टमी इसका भी बाहर जैसा आपको दिखेगा, और मेरास्मस को हम एक बार देख भी लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरास्मस, ये आप देखो, अब आप देख रहे हो कि अभी से ही पैदा हुआ छोटा सा बच्चा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बुजुर्ग लोग जैसे बहुत पतले से नहीं दिखते हैं कुछ कुछ आपको, जैसे जो बिल्कुल मरने वाले से होते हैं, तो उनका चेहरा वगैरह बिल्कुल पिचक जाता है, खाल लटकने लग जाती है, हड्डियां दिखने लग जाती हैं, बिल्कुल ऐसा। और जस्ट ये अभी पैदा हुआ है बच्चा, ये देखो सिर्फ हड्डियां हड्डियां इसकी दिखेंगी ये। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेरास्मस। अब यहाँ पर अगर आप डालोगे ना तो देखो मेरास्मस और इसके बीच में बहुत कम डिफरेंस है, कि इसका देखो ये डिफरेंस अपने आप आ जाता है, मेरास्मस एंड क्वाशियोकर सेम ही ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। इसमें बस क्या है कि क्वाशियोकर में जो पेट है वो ज़्यादा बल्ज होता है, बाहर आ जाता है जैसे ब्लोटिंग सी हो रही हो, बस ये डिफरेंस होता है। ये देख लो क्या होता है, थिन एंड ब्रिटल हेयर, थिन एंड ब्रिटल हेयर, मून फेस, अब पता नहीं ये क्या है, सीएमएन फेस मतलब वही चपटा मुंह कह लो। ठीक है, बल्जिंग एब्डोमन और लॉस ऑफ मसल बहुत पतला, ये तो उसमें भी है वैसे तो, लेकिन बस ये पेट वाला डिफरेंस मतलब ज़्यादा नोटिसेबल है बस, और तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा अभी। लेकिन फिर भी देखते हैं चलो एक बारी। अगर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिशिएंसी हो बच्चों के अंदर, तो जो मेरास्मस डिसीज होगा तो उसके मेन सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड वेरी थिन, पतला दुबला सा हो जाएगा। ठीक है, द चाइल्ड इज रिड्यूस टू जस्ट स्किन एंड बोन, सिर्फ उसकी खाल और हड्डियां दिखेंगी जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। खाल और हड्डी सिर्फ।
द रिब्स ऑफ द चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनेंट, ये देखो मांस बचा ही नहीं हो जैसे, एनर्जी होती नहीं ऐसे बच्चे के अंदर, तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता ऐसा बच्चा, कंप्लीट तरीके से ग्रोथ स्टॉप हो सकती है ऐसे बच्चे की, और बच्चे का जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है फॉर एज एज, मतलब एज के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना हो ही नहीं पाता है इसका। ओके, तो क्वाश योरकर और मेरास्मस को देख लिया अच्छे से, कोई डाउट है इसमें किसी को, जल्दी बताओ। हम्म, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।